वेलकम टू दिस एपिसोड फ्यूचर ग्रुप से मैं राहुल नारायण। मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्रुप से। और आज के हमारे इस एपिसोड में एक गेस्ट बहुत खास हैं जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। तो आइए उनसे बातचीत शुरू करते हैं और फिर उनकी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी रही है उस पर बात करते हैं। और आप आई एम श्योर कि आपको वो बड़ी इंस्पायरिंग लगेगी और काफ़ी चीज़ें खुद को सीखने के लिए भी आप समझ पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हाँ करण साहब नमस्ते नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं मनोज जी? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? अरे ऊपर वाले की बहुत कृपा है। सॉरी, एक सेकेंड। सब बहुत बढ़िया है, कुशल मंगल। आप बताइए, हाँ, कितने दिनों के बाद मैं आपको देख रहा हूँ। बहुत दिनों बाद देखे हैं और जबकि दिल्ली में रह रहे हैं। और हाँ जी, ये गलत आप बात है। तो आप तो खैर दिखते रहते हैं थैंक्स टू फेसबुक। थोड़ा बहुत। लोकेशन लोकेशन चेंज होती रहती है, कभी गोल्फ कोर्स पे हैं तो कभी यूरोप में हाँ है। जी। तो करण साहब स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। और आपने अपना बिजी शेड्यूल से निकाल के और टाइम दिया। और बाकी तो काफी चीजें आपके बारे में बात होती रहती है और भी मीडिया चैनल के जरिए। तो हमने कहा कि हम भी क्यों अपॉर्चुनिटी छोड़ें उसको। तो सर ये बताइए कि लाइक हम लोग तो मतलब मैं पर्सनली तो आपको 20 साल से जान रहा हूँ। आपकी जो जर्नी रही है अपनी, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं, गोल्डमैन सैक्स रहे हैं, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन रहा है और फाइनली फिर एक्सिस रहा है। इतना ग्लोरियस कैरियर पे और पीक पे आके तो ये छोड़ने का आइडिया कैसे आया कि जॉब छोड़ दें और जो ऑफिस है वो अ, वैसी लोकेशन पे ले जाएं? वो कैसी लोकेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये कैसे आया? अम, इसके एक्चुअली मनोज जी, इसके उत्तर मैं काफी तरीके से दे सकता हूँ, बिकॉज इसका एक आसान आंसर नहीं है। बिकॉज आप सही कह रहे हैं, तीन इतनी अच्छी कंपनी और इन तीनों ने इतना सीखने को दिया है मुझे, एंड इतनी इज्जत इन कंपनियों की वजह से मिली है। सो आई डोंट थिंक इट्स करेक्ट टू से कि मैंने इनको छोड़ दिया। इट्स जस्ट दैट शायद मैंने अपनी अंदर की आवाज को ज्यादा सुन लिया। और वो अंदर की आवाज ये थी कि मेरे को काम अच्छा लगता है, मगर खेलना और भी अच्छा लगता है। सो आई लाइक टू वर्क हार्ड बट आई लाइक टू प्ले हार्डर। एंड अगर अगर वो एस्पेक्ट से मैं उस नजरिए से देखूं तो मैं अभी भी काम कर रहा हूं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बेरली 5 मिनट पहले पहुंचा हूं इस कॉल के लिए और सीधा जिम हम्म, से ही आ रहा हूं। सो हम्म। बस अलग तरीके का काम है। आई एम जस्ट इन्वॉल्व इन अ लिटिल डिफरेंट वर्क। आई जस्ट प्ले हार्डर नाउ डेज, आई स्टॉप वर्किंग हार्ड। फर्क बस इतना ही है। एंड द रीजन वाई आई थिंक मेरे को ये इसलिए अच्छा लगता है, बिकॉज सी देखिए, वर्किंग करियर भी 25-28 साल का हो गया था। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत जल्दी छोड़ दिया है। सो हम्म। एक डिसीजन टाइम आता है व्हेन यू एटलीस्ट कम टू योर 50s एंड 55, यू हैव टू फिगर आउट कि अगले 25-30 साल क्या करना है। वो टाइम सबकी जिंदगी में आना ही है। वो मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 55, 58, 59 पे वैसे भी सोचना ही पड़ेगा कि अगले 25 साल 30 साल क्या करने हैं। और मनोज जी, इसमें ये भी हो रहा है कि लाइफ स्पैन इज एक्सपैंडिंग जनरली। हम्म। हम्म। सो एनीवे पीपल हैव टू डिसाइड कि 25-30 साल कैसे निकालने हैं। बस वो मैंने हम्म। 5 साल पहले कर लिया। 5 साल पहले कर लिया। हाँ। सो बस इतना करेज हो गया मेरे में कि मैंने ये डिसीजन शायद 7-8 साल पहले ले लिया। और 8 साल काफी होते हैं, बिकॉज वो अर्निंग टाइम बहुत क्रूशियल होता है। वो 8 साल 9 साल का अर्निंग पीरियड मैंने गिव अप करके मैंने कहीं और अर्निंग का मतलब आई एम अर्निंग मोर फिटनेस पॉइंट्स, लेस राइट। मनी एंड मोर फिटनेस पॉइंट्स। बट इट्स एन इन्वेस्टमेंट मनोज जी, द वे आई लुक एट इट इज इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। एंड वो इन्वेस्टमेंट बस मजा भी आता है करने में। Having said all that, where I am today is also courtesy the corporate world. So वो आज मैं इसलिए यहाँ पर हूँ क्योंकि
एक तो मेरे पास आप जैसे एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं मेरे साथ, जिनसे मैं एडवाइस लेता हूँ, 25 साल से उनसे एडवाइस ले रहा हूँ, और दूसरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने यहाँ तक पहुंचवा दिया, और उसका मैं आभारी रहूंगा जिंदगी भर। बिफोर राहुल आस्क एनी क्वेश्चन, मैं 1 मिनट और वो ले रहा हूँ लिबर्टी। आपकी मेहनत, जो 25 साल की आपकी मेहनत थी, और उसके बाद में जो हम लोग अपने, जैसे ये हमने जो चैनल शुरू किया है, तो बड़े सेवा भाव से शुरू किया है। सेवा हाँ भाव जी, से हाँ जी, मतलब हाँ यहाँ, जी, हाँ सेवा जी, भाव हाँ से जी। मतलब ये है कि पूरा हम्म। फोकस रख रहे हैं। बिजनेस में तो है, देखिए बिजनेस से तो हम नहीं हटे हैं, बिजनेस में तो हैं हाँ हम जी, हाँ जी, जैसे हाँ पहले जी, थे। हाँ बट जी, इस चैनल में सेवा भाव से जुड़ा है कि हम उनको ढंग से एजुकेट करें, क्योंकि मुझे हम्म, लगता है 3 चीजें हैं। एक तो हर व्यक्ति को 30 का हो, 35 का हो, 40 साल का हो, 45 साल का हो, जैसे आपने कहा कि भाई प्लान तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि लॉन्जेविटी हाँ, बढ़ गई है। हाँ जी, माय फादर इज 91+, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और आजकल हो गया है माय अंकल इज 93+, तो हाँ होगी जी, हाँ जी, थैंक्स टू हाँ मेडिकल जी, फैसिलिटीज एंड ऑल दो। हाँ जी, हाँ जी, तो हम बहुत फोकस करते हैं कि भाई रिटायरमेंट प्लानिंग पे बड़ा फोकस कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कई लोग हमारे फ्रेंड्स आते हैं जो हमारे क्लाइंट्स भी हैं, वो रिटायर होने के बाद आते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग कर दीजिए। मैं कहता हूँ भाई अब तो हाँ जी। अर्निंग खत्म हो गई। हम्म, तो हम्म, हम्म। अब तो 20 साल पहले हमारे पास आते तो शायद हमारा यूज ज्यादा होता। रिटायरमेंट प्लानिंग हम लोग समझाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जल्दी कीजिए। 1, हम्म, हम्म। फिर केवल सेविंग मत कीजिए, इन्वेस्टिंग कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। 2, एंड थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, सही इन्वेस्टिंग कीजिए। हम्म। जैसे अम, तो आपने आपने इन तीनों चीजों पे बिल्कुल आपने तो जिया है, मतलब जैसे लोग तो हाँ, ज्ञान हाँ, बांटते हैं, आपने किया है। हाँ, तो इस थोड़ा इलेबोरेट कीजिए ताकि हाँ। ऑडियंस इंस्पायर्ड हो कि भाई क्या सही तरीका है। एक्चुअली मनोज जी, आई एम सो हैप्पी दैट आपने क्वेश्चन पूछा, और आपने अपने पिताजी और अंकल के बारे में भी बोला है, मे दे हैव a very long life and a successful life, which I'm sure they're leading a great life. मगर अगर if we just go back, अगर उन दोनों का अगर आप करियर भी देखें, I'm assuming शायद 60-62 तक, if they were working somewhere, then they may have worked till 65. If they were in business, then they may have probably worked till 70. Even they would have had till now about a 20-year non-working, I'm assuming, I'm not sure, but 20-25 साल का भी non-working शायद टाइम हो गया होगा, मोटा मोटी, मतलब मोटा मोटी। सो मेरा कहने का स्टार्ट वही था कि मनोज जी, वी डोंट टेंड टू रियलाइज दैट retirement is a bigger phase than working. Yes. And the problem is we only relate to retirement in financial terms, not in emotional terms. So it's very very important to look at both together. So जैसे आपके ये जो क्लाइंट हैं, अभी जो आपने जिस क्लाइंट का आपने उदाहरण दिया, एंड यू सेड कि वो रिटायर हो गए हैं, अब फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आए हैं। सो वो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए तो आए ही होंगे आपके पास, बट एक इमोशनल प्लानिंग की भी एक जरूरत होती है पोस्ट रिटायरमेंट, बिकॉज सडनली आप कुछ नहीं कर रहे हो काम वाइज। सो राइट। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि, और मेरे कितने दोस्त हैं ये मेरे को हमेशा बोलते हैं कि करण, आई विश वी कुड डू व्हाट यू आर डूइंग, एंड फाइनेंशियली दे आर रेडी टू डू इट, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेंटली दे आर नॉट रेडी टू डू इट, यस, यस। दे आर नॉट रेडी इमोशनली. So I will answer your question on two tracks. One is the financial angle to it, one is the emotional angle to it. See, financially, again, अगर if I take my own example, मैंने इसकी planning 40s में ही start कर दी थी, knowing fully well कि मेरे को 50 तक exit करना है, and उसकी भी planning ऐसे हुई थी कि मैंने decide किया था कि कुछ भी हो जाए, I am from this industry, मेरे को इस industry की समझ है, मेरे को समझ में आती है, पर मैं ये अकेले नहीं करूंगा. So my number one decision was I will seek financial advice. बिकॉज अगर मैं टाइम खरीद रहा हूं आफ्टर रिटायरमेंट, तो फिर मैं स्टॉक मार्केट पे ध्यान क्यों दूं? राइट। तो वो तो प्रोफेशनल एक एडवाइजर होना जरूरी है, वो
even though I understand the market. So my number one step was seek a good financial advisor. Right. जब वो मिल गया, देन धीरे धीरे एज 40 42 43 की उम्र में मैं आया, देन आई स्टार्टेड टेलिंग हिम कि अब नाउ वी हैव टू लुक एट समथिंग where the corpus का इन्वेस्टमेंट ऐसे हो जाए that it starts throwing back cash over time. And mentally I prepared myself that equity को मैं छोड़ ही नहीं सकता, equity as an asset class, because उसकी volatility कुछ भी हो, wealth creation सिर्फ यहाँ से हो सकता है. So 3 things happened. One, I took advice. Second, I started telling my advisor 5 years ahead of time that we need to start building the blocks for investment. And third, mentally I started getting ready that equity has to be a significant contributor even though it may be a volatile asset class. So ये 3 things हो गए. उसके बाद whatever decision the advisor took, I never questioned it. ये सबसे बड़ी लर्निंग ये मेरी लाइफ के, अगर किसी को, अगर आपके चैनल से और आपके माध्यम से अगर मैं किसी को भी ये लर्निंग दे दूं कि एक बार ही आपने फाइनेंशियल एडवाइजर चूज कर लिया तो फिर आप प्लीज उस पर पूरा भरोसा और निर्भरता रखें, बिकॉज व्हेन यू ट्राई एंड सुपर इम्पोज योर ओन आइडियाज, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है. एंड आई गिव यू वन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हाउ my advisor took a decision which at that point looked very tough for me, but in hindsight looks like a brilliant decision. For example, आपने बोला कि my last assignment was with Axis Mutual Fund. So, and again, this is not, I'm not commenting on any stock or anything. I'm just sharing with you my experience. So, Manoj, we used to get a lot of our stock options of Axis Bank, right? So, at some stage, वो मेरे net worth का 70-80% हो गया, which is with everyone. It's not unique to me. अगर आपको स्टॉक ऑप्शंस मिलते हैं किसी कंपनी के तो वो आपके नेटवर्थ के 70-80% हो जाते हैं. Whether it is Citibank, Goldman Sachs, whether it कोई Yes Bank, कोई भी आप देख लो, HDFC Bank, suddenly your stock option. So according to him, if I was to leave the work, then 80% of my net worth cannot be in one stock. So वो decision to exit the stock while I was working, अब मेरे से तो ये साइन होने नहीं वाला था. It was so difficult because I'm committed to, you know, the place I'm working and उसी का stock मेरे पास है. For me to make that decision was almost impossible. But this is where a financial advisor stepped in and he said, look, this is for your own good. You're not being, it's not as if you're not being truthful and committed to your firm, but you have to be diversified. So that same money, once I got the 80% down to 20% or 30%, जो वो पैसा, whatever proceeds came, went back into mutual fund schemes only. It's not as if I exited equity. It's just that I had a diversified portfolio. So I'm just giving you some examples of how this preparation started ahead of time with good advice, and then I stayed away from superimposing my ideas on the advice. वो आज तक ये relationship ऐसा ही है. मेरे व्यूज कभी मैच करें या ना करें, बट फाइनल डिसीजन एडवाइजर का ही होता है. ये जैसे हम लोग बात करते हैं, जो आपने किया, जो हमारे जो बिजनेसमैन क्लाइंट्स हैं, तो हमारे पास अंबानी और अडानी तो होते नहीं है, हमारे पास तो मिड साइज होते हैं. 500 करोड़ का टर्नओवर है, कुछ 1000 करोड़ का टर्नओवर है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. उसमें भी जब शुरुआत होती है, जब रिलेशनशिप की शुरुआत होती है हमारी और हमारे क्लाइंट के बीच में, तो ये एक मेंटल ब्लॉकेड आता है. उनको लगता है कि भाई मेरा पूरा पैसा मेरी कंपनी में लगा हुआ है, हाँ, कंपनी मेरे कंट्रोल में है. हाँ जी, हाँ जी. ये जो फैमिली बिजनेसेस हैं वो तो 100% ये होता है, खुद हुए, वाइफ हुए, बच्चे हुए जो बड़े हो गए, और सब कुछ मैं कर रहा हूँ. तो मैं उनसे कहता हूँ, जो आप कह रहे हैं, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जिसको कह रहा हूँ, मैं जिस दूसरे एंगल से देख रहा हूँ, आप पूरा पैसा एक शेयर में लगा रहे हैं, वो शेयर आपकी कंपनी है. तो जो आपने बात बोली वो वही है कि मुझे स्टॉक ऑप्शन मिले या मैं 100% ओनर हूँ, लेकिन मेरे चश्मे से अगर आप देखें, एक शेयर में पैसा लग रहा है, और वो तो रिस्क है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. जो बड़े-बड़े बिजनेस हाउसेस भी हैं, उनका भी जैसे हम लोग पढ़ते रहते हैं कि भाई फैमिली ऑफिसेज हैं. आज हम इन्फोसिस का पढ़े हैं, विप्रो का पढ़े हैं, प्रेमजी का पढ़े हैं, सभी के फैमिली ऑफिसेज हैं. तो डाइवर्सिफिकेशन इज द की.
वही चीज जो आपने कही हम उसको थोड़ा दूसरे शब्दों में कहते हैं, मोरलेस वही बात हुई कि आपने भी सही टाइम से मतलब डाइवर्सिफिकेशन किया आपने। हाँ जी। इक्विटी हाँ में जी। कोई भी सही टाइम या गलत टाइम नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन यस, किया आपने। इस केस में बस हल्का हल्का सा एक फर्क है कि बिजनेस में जो जो बिजनेस में ज्यादातर जैसे जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है। तो क्या उनकी तरफ से अगर आप देखें तो उनको लगता है कि जितना पैसा मैं प्लाउ बैक करूंगा उसी बिजनेस में, सो उसका रिटर्न उनको एक अंदाजा है उस रिटर्न का, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बुक्स वेरी वेल। सो मान लीजिए वट एवर दे अर्न दे पुट इट बैक, दे नो they'll get 18 19 20 whatever the margin is. It's because they master that art now. So what they're really looking for is something plus plus on that number. And my experience suggests that the other option that they think which will give them the plus plus is actually real estate. So I've noticed that many businessmen who run their businesses, then to diversify, they don't come to capital markets. They go straight to real estate. So one of the things I've noticed about a lot of, so people are actually asset rich but cash poor. And that's where the issue starts to come up. So you could be very good at your business, but you could be cash flow poor. And that's where the issues start to come up. And they become very asset rich, which is liquidation है नहीं उसमें, बिकता नहीं है टाइम पे. सो रियल एस्टेट के फिर जो अनइंटेंडेड प्रॉब्लम है वो फिर ऐड हो जाते हैं. सो ये 2 पॉइंट्स पे मेरे को लगता है कॉर्पोरेट जो बिजनेस ओनर्स हैं वो दो जगह पे थोड़ी सी ये एक असेसमेंट में क्लियरली उनको कैपिटल मार्केट्स आना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है. अगर कोर बिजनेस में कर रहे हैं तो करें, मगर सेकंड इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट से कम होके डेफिनेटली कैपिटल मार्केट में होनी चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग बैक इन अनरिलेटेड बिजनेसेस. हम लोग काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, बट मोर और लेस चीजें मैच इस सेंस में कर रही हैं जैसे हम भी कहते हैं कि भाई डाइवर्सिफिकेशन करो, आपको अपना बिजनेस मालूम है, आपको मालूम है बहुत अच्छे रिटर्न आ रहे हैं, बट कुछ रिस्क इंटरनल होती है और कुछ एक्सटर्नल बिल्कुल होती बिल्कुल. है। हाँ जी. अभी अभी इंटरनेशनली कुछ चेंज हो गया, कहीं कोई सरकार चेंज हो गई, कहीं कोई पॉलिसी चेंज हो गई, तो अभी आप क्या करेंगे? आपको अपने पे तो कंट्रोल है, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। और वही जो रियल एस्टेट की बात आती है, मुझे लगता है वही चीज है कि असेट रिच हैं हाँ जी. हाँ जी. और कैश पुअर है कि एकदम से जरूरत आ गई सब्सटेंशियल अमाउंट की, तो फिर रियल एस्टेट तो नहीं बिकती है। रियल एस्टेट तो अपनी चाल से नहीं बिकती है, बिल्कुल. हाथी की चाल से चलती है। वो नहीं नहीं दौड़ नहीं पाएंगे। बिकने का तो मतलब 6 6 8 8 महीने भी लोग वेट करते हैं. मैंने तो आज तक कभी नहीं किसी दोस्त को देखा है जिसने बोला मैं अपना रियल एस्टेट बेचने जा रहा हूँ, मेरे को आज 1 महीना 2 महीने में पैसे चाहिए. 6 6 8 8 महीने तो ऑन एन एवरेज लग ही जाते हैं. एवरेज लग जाते हैं और एवरेज लग जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब वापस रिटायरमेंट प्लानिंग पे, क्योंकि हमारा फोकस ये है कि आपकी लर्निंग लेकर के हम अपने ऑडियंस को और अपने इन्वेस्टर्स को बता सकें। हाँ सर, मैं भी एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ. तो दो चीजें मुझे आपके बारे में, दो मेन चीजें मालूम है. पहले कि आप फाइनेंस फील्ड से हैं और उसके एक्सपर्ट्स हैं, पर दूसरा ये भी मालूम है कि आपका फिटनेस पे और एज अ रिक्रिएशनल एथलीट काफी फोकस रहा है. तो अगर उनको एडवाइस देने, अगर आप जैसे कि एक एक्सरसाइज करते हैं कि मैं आपको एडवाइजर बनाता हूँ और आपको एडवाइस देनी है जो आज 20s 30s 40s में है, तो आजकल के अगर किसी एम्प्लॉय को देखें जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, तो हाँ. नॉट ओनली उसके ऊपर एक डेट ट्रैप में होता है, वो इतने लॉन्ग आवर्स होते हैं, इतना हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट है कि शायद वो अपनी फिटनेस पे भी नहीं, तो फाइनेंशियल फिटनेस पे भी नहीं ध्यान दे रहा है और फिजिकल फिटनेस पे भी नहीं ध्यान दे रहा है. और उसका कई बार बहुत जेन्युइन रीजन होता है कि लेट्स से कि सुबह 9 o'clock से रात के 9 o'clock तक काम करना है, 5 to 6 days अ वीक काम करना है, लेकिन उसकी वजह से नॉट ओनली उनकी फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग नहीं हो रही और फिजिकल हेल्थ भी वीक नहीं हो रही है. जो पहले प्रॉब्लम्स आती थी 40s में, वो 20s और 30s में आ रही हैं. तो अब या आप क्या देख रहे हैं कि उनको क्या एडवाइस दें, या ये मैं कहूँ कि लेट्स से जो आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड 1.0 रहा है अभी तक, पहले था एक गवर्नमेंट स्टाइल होता था जिसमें लोग 10 बजे पहुंचते थे, 6 बजे निकल जाते थे, कार नहीं होती थी तो साइकिल से जा रहे हैं, वॉक करके जा रहे हैं, तो वो सबकॉन्शियसली ही फिटनेस बेटर होती थी. फिर आया कॉर्पोरेट वर्ल्ड 1.0 जिसमें आपने ऑब्वियसली काम किया, जिसमें वो हाई स्ट्रेस लॉन्ग आवर्स है.
अब वो जो नेक्स्ट लेट्स से कॉर्पोरेट वर्ल्ड 2.0 है, जिसमें और हाई स्ट्रेस और लॉन्गर आवर्स हो रहे हैं, तो लोग अपनी फाइनेंशियल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे 20s 30s 40s में कैसे काम करें बिफोर इट इज टू लेट कि अब मुझे क्या 50s में बताइए, 60s में बताइए। ना, आपने बहुत ही एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दिया है पूरा, फ्रॉम 1.0 से लेकर 2.0 वाला आपका, एंड दिस इज सो लेट मी कम टू, सो इसका ना मैंने एक टॉपिक बनाया था एज अ टॉक, एंड आई हैड टाइटल्ड इट फाइनेंशियल एंड फिजिकल फिटनेस. So there's financial fitness, physical and physical fitness. What I titled it is physical and physical fitness. And my belief is कि वो दोनों पटरी की तरह है, रेल की पटरी की तरह है, और दोनों साथ चलते हैं. और अगर दोनों नहीं हुए साथ में, तो जीवन, सक्सेसफुल जीवन असफल हो जाता है. सो ऐसा नहीं है कि किसी के पास हजारों करोड़ हैं फिर देन फिजिकल फिटनेस नहीं है, और अगर किसी के पास ज्यादा ही फिजिकल फिटनेस नहीं है और पैसे भी नहीं है तब भी प्रॉब्लम है. सो इन माय ओपिनियन वो ट्रैक पैरेलल चलती है, और अच्छी ट्रैक होना जरूरी है. दोनों साथ साथ बैलेंस अगर रखेंगे तो वही, दैट्स काइंड ऑफ इन माय हेड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सक्सेसफुल लाइफ. एंड आई वांट टू कम बैक टू योर क्वेश्चन ऑन टाइमिंग. सो सो जब मैं काम कर रहा था तो हमारा टाइम भी यही था, 9 to 7, 9 to 8, 9 to 9. बट एक चीज मैंने ठान ली थी कि मैं कितने बजे भी वापस आऊं, मैं भागने जरूर जाऊंगा. सो आई एंड आई एम अगेन दिस, आई एम द रीजन व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू एंड विद द ऑडियंस. ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप आपको रात को भागना है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं. मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उन 24 घंटों में से अपने को केवल आधा घंटा ही निकालना है. और निकालना नहीं, अगर निचोड़ना भी है तब भी जरूरी है. पीपल थिंक के 1 1.5 घंटा 2 घंटा चाहिए, और मैं उस चीज का, आई डोंट बिलीव इन दैट. जरूरी है, अगर फ्रॉम रिक्रिएशनल एथलेटिक्स, अगर आप प्रोफेशनल एथलेटिक्स में जा रहे हो तो फिर ठीक है 2 2.5 घंटे दो के. बट पीपल डोंट बिलीव व्हेन आई से कि ये 15 18 मिनट में भी हो जाता है. ऑल यू हैव टू डू इज गेट लिटिल बिट ऑफ स्वेट ऑन योर फोरहेड. वो तो आप खड़े खड़े कहीं पे भी कर लो. 15 मिनट अगर आप अप डाउन जंप भी कर लो तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, थोड़ी सी स्वेटिंग आ जाएगी, गाड़ी की तरह आप, इंजन ऑन हो जाएगा और फिर कूल डाउन हो जाएगा. यही अगर कोई बंदा रोज कर ले, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी. सो यस। नंबर वन नोशन टू बिलीव दैट इट इज वेरी टाइम इंटेंसिव, पहले तो वो गलत है. जस्ट लाइक इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग, कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए. मैं तो आज कल एक वीडियो डाला था जहां पे वो 250 रुपए वाली सिप की बात हुई थी, तो मैंने कहा बॉस, अमाउंट इरेलीवेंट है. मनोज जी आप जानते हो इस बात को अच्छे से. अमाउंट तो इरेलीवेंट है, अमाउंट का कोई मतलब ही नहीं है. स्टार्ट तो करो पहले. जब स्टार्ट करोगे एसआईपी करना तो वो 250 रुपए एक दिन 25,000 रुपए हो जाएगी पर मंथ. बिकॉज स्टार्ट ऑफ द करियर वर्सेज मिडिल ऑफ द करियर वर्सेज एंड ऑफ द करियर में आपके पैसे भी तो बढ़ते रहेंगे ना, फिर बोनस ऐड होगा. सेम थिंग इज इन द वर्ल्ड ऑफ फिटनेस. 15 मिनट, 9 मिनट, 11 मिनट, 13 मिनट. सो उसमें क्या होता है, जब वो 12 मिनट 13 मिनट कोई करता है तो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि ब्रेन में जाके हिट करते हैं, एंड द बॉडी लव्स इट. दैट इज व्हाई देयर इज समथिंग नोन एज अ रनर्स हाई, जो कि डोपामीन रिलीज होने से, जो कि ड्रग्स की वजह से आता है. जब ड्रग्स अगर आप लो तो दे हिट द ब्रेन एंड एक हाई होता है, वही रनिंग में भी होता है. दैट इज व्हाई रनर्स लव रनिंग. सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज, चाहे आप 10 मिनट करो, 9 मिनट करो, 6 मिनट करो, 16 मिनट करो, वंस दैट हिट कम्स इनटू द सिस्टम यू विल डू इट अगेन. राइट। एंड तो आई दिस इज गेस वो वेयर, बिहेवियर और डिसिप्लिन की आप बात कर रहे हैं, चाहे कम देर करो फिर वो आपको मोटिवेट कर देगा और एक्सपैंड करना है. फॉर एग्जैक्टली, एग्जांपल चाहे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करना हो, बट एटलीस्ट स्टार्ट समवेयर. समथिंग एज इज इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग. So to every 20-year-old who's watching this, please remember, जो 20 साल का आज है उसका एटलीस्ट 30 years तो वर्किंग लाइफ बचा है. सो दे हैव अ ब्यूटिफुल रनवे टू इन्वेस्ट. हाउ डज इट मैटर वो आज क्या नंबर से स्टार्ट कर रहा है, कोई भी नंबर से स्टार्ट कर लो. 30 साल का इन्वेस्ट कार्यकाल पड़ा हुआ है. सेम थिंग इज फॉर योर फिटनेस.
30 साल पड़े हुए हैं, हर दिन अगर उसने 9 मिनट कर दिया, आप कंपाउंडिंग सोचो उसका कितना होगा। आप सोच सकते हो उसकी कंपाउंडिंग एफर्ट 45 साल के बाद, और एट व्हेन ही इज एट 45 उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। सो द कंपाउंडिंग वर्क्स इन इन्वेस्टमेंट एंड इन फिटनेस, वेरी वेरी बिग स्टोरी। एंड मेरे को याद है, एंड दिस आई अगेन शेयर विद ऑल ऑफ यू ऑल, बिकॉज नाउ द ब्यूटी ऑफ ऑल ऑफ दिस इज, जो भी है मैं बोल रहा हूँ वो मैं सच बोल रहा हूँ और ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इसमें अब कुछ शुगर कोटिंग तो है नहीं। देयर वर टाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू कम बैक एट 10 एट नाइट, एंड देन ऑल्सो आई वुड बस किसी तरीके से हिम्मत करके आई वुड वेयर माई रनिंग शूज एंड जस्ट गो 15, 18, 20 मिनट, 25 मिनट, बट व्हेन आई वुड कम बैक आई वुड फील एज इफ आई हैव अचीव्ड समथिंग एंड इट जस्ट प्रिपेयर्ड मी बेटर फॉर द नेक्स्ट डे। सो जब टाइम सुबह नहीं मिलता था तो मैंने रात को भागा, जब रात को टाइम नहीं मिलता था तो हल्का फुल्का सुबह कर लेता था, मगर मिस करना शायद हफ्ते में 1 या 2 बारी मिस भी हो जाता था। दैट्स फाइन, दैट्स ओके। वो मैंने देखे, मैं उसको वाउच कर सकता हूँ। कई साल पहले की बात है, मैं बॉम्बे आया हुआ था। आप ऑफिस वगैरह की सारी अपनी जिम्मेदारियां निभा करके आप थोड़ा लेट ही आए मेरे पास में। ट्राइडेंट की लॉबी में हम लोग बैठे थे और बातचीत हुई, और करण से तो बात करना मुझे, आप पहले हमारे गेस्ट हैं पॉडकास्ट में, हमारा प्लेजर है, तो मुझे बात करना हमेशा बहुत अच्छा लगा है। तो बातचीत शुरू हुई तो मुझे भी बात करने का शौक और इनको भी बात करने का शौक, खूब बातचीत होती रही। टाइम हो गया होगा, 8 बज चुका होगा कम से कम। हाँ जी, तो ऐसे ट्राइडेंट भी में कहाँ मुझे जाना याद है, है। तो मालाबार हिल रहते थे। बोले नहीं, बहुत हाँ जी। दूरी तो नहीं है, बट अब जाके मैं फिर उसके बाद दौड़ने जाऊंगा। तो जैसे हम लोग की आदत होती है, अब तो 8 बज गए, काम हो गया, अब तो खाना वाना खाएंगे, किसी नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ, मेरा घर बहुत दूर नहीं है वहां से, मरीन ड्राइव से, और जाके तो मतलब मैं वॉच कर सकता हूँ कि सब कुछ निपटाया है। ऐसा कुछ भी नहीं किया कि नहीं भाई ये भी तो दौड़ने जाना है तो मनोज जी के साथ मीटिंग आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, नहीं, सब कुछ काम किया उसके बाद जा करके। तो ये तो देखा है हम लोगों ने, और इस वजह से भी लोग इनके बहुत फैन है, बाकी भी हैं, बट ये भी एक एस्पेक्ट है। मेरे ख्याल से जितने भी आप कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, और लोग इस पर भी उतना ही टाइम लेते होंगे आपसे। सर हम लोग पिछले उससे टॉपिक से रिज्यूम करते हैं और आपसे फिनेंस पे भी अभी पूछेंगे, लेकिन अब मैं अभी फिजिकल फिटनेस पे अभी थोड़ी देर आपसे और कुछ क्वेश्चंस और टिप्स लेना चाहता हूँ। तो हाँ जी। पहला तो है, जितना मुझे मालूम है कि आप स्प्रिंटर हैं, आप स्प्रिंट करते हैं। और मुझे मालूम है कि मोस्टली लोग जो एटलीस्ट 40s के बाद लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग को फोकस करते हैं कि मैराथन दौड़ना या हाफ मैराथन। आप ऑन द अदर हैंड उन एक्सेप्शंस में हैं जिनको मैं जानता हूं जो एक्चुअली में स्प्रिंट करते हैं। और जितना मुझे मालूम है, स्प्रिंटिंग का मेन जो बेनिफिट है कि वो फास्ट फाइबर्स को ट्रेन करता है, कार्डियोवैस्कुलर के लिए तो अच्छा होता ही है। तो एग्जैक्टली स्प्रिंटिंग पे आपका कैसे फोकस रहा, लॉन्ग डिस्टेंस पे क्यों नहीं रहा, या उस पे भी है तो अगर बताइए। दूसरा, स्प्रिंटिंग से जितना मुझे मालूम है कि कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इंप्रूव होती है। अभी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मसल्स को स्ट्रांग करना है, उस पे आपका क्या शेड्यूल रहता है और क्या करना चाहिए लोगों को। एक्चुअली ये बहुत कम लोग होते हैं जिनको फर्क समझ में आता है बिटवीन, सबको लगता है सब रनिंग इज द सेम थिंग, स्प्रिंटिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में फर्क बहुत कम लोग समझ जानते हैं। तो आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। एक्चुअली ऑल माय लाइफ मैंने मिडिल डिस्टेंस रनिंग करी है, नॉट लॉन्ग। सो मिडिल का मतलब 21 किलोमीटर, एनीथिंग आफ्टर 10 किलोमीटर इज मिडिल डिस्टेंस। सो और वो बॉम्बे में जो मैराथन होता है वो हर साल मैंने रन किया है, बट फिर वो एक टाइम आया, उतना चैलेंजिंग लगा लगा नहीं शायद मेरे को, एंड देन आई रियलाइज्ड कि सब सभी वही कर रहे हैं और मैं भी वही कर रहा हूँ, तो कुछ मतलब आई डेंट फाइंड इट अपीलिंग एंड चैलेंजिंग इनफ। एंड देन लाइक मनोज जी was saying कि आई यूज्ड टू स्टे इन मलाबार हिल, एंड हमारे घर के पीछे में ही प्रियदर्शनी पीडीपी पार्क था, जो कि बहुत ही अच्छा पार्क है। उसमें क्या है दैट उसमें ना वो 400 मीटर्स वाली ट्रैक है विद सिंथेटिक विद द सिंथेटिक ट्रैक लगी हुई है फॉर एक्चुअल एथलीट्स। ओके। सो जो एक्चुअल स्प्रिंटर्स वगैरह होते हैं उनके लिए वो ट्रैक लगी हुई। तो वन डे आई जस्ट वेंट एंड स्टार्टेड रनिंग ऑन द ट्रैक, और उसमें मैंने वो 100 मीटर वाली जो लेंथ होती है वो देखा, एंड आई जस्ट स्टार्टेड स्प्रिंटिंग, एंड बस वो एक स्विच बदल गया, एंड आई जस्ट स्टार्टेड लविंग द स्पीड एट विच यू कैन कंप्लीट 100 मीटर्स। एंड देन उस दिन के बाद फिर पूरा माहौल ही बदल गया, एंड आई जस्ट स्टार्टेड लविंग द शॉर्ट
100 मीटर्स। और इस पॉइंट पे कभी ना कभी मेरे को एक एटलीस्ट एक आर्टिकल तो लिखना ही है कि लोग हमेशा बोलते हैं कि बिजनेस इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट, एंड आई टोटली डिसएग्री विद दैट, बिकॉज मेरे को लगता है जिसने स्प्रिंट कर लिया उसके लिए मैराथन बहुत इजी हो जाता है। द रीजन व्हाई आई से दैट इज, आपको एक स्प्रिंटर का नाम तो याद ही होगा, वर्ल्ड्स बेस्ट स्प्रिंटर। किसका नाम आपको याद? वही जो यूसेन बोल्ट। यूसेन बोल्ट, वही इसलिए मैंने उसेन, वो साइन बनाया। ये जो आज नोआ राइट? लाइल्स हैं, सो आज जो चैंपियन है। राइट, सो उसेन बोल्ट एवरीवन रिमेंबर्स। हम्म। Do you remember the name of the best marathoner right now or in the past? इलियट किपचोगी, जो मुझे, Right? क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ता रहता हूँ, Right. इलियट किपचोगी। But आई थिंक Usain प्रीवियसली Bolt सबको पता होगा। राइट। Kipchoge is a brilliant runner, हम्म। and he's run that beautiful. He's run under 3 also, 3 hours. But Usain Bolt, अगर आप कहीं पे भी यूनिवर्सली Usain Bolt यस, बोल दो सबको पता होगा, सबको मालूम है। बिकॉज राइट, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जिसको उसेन बोल्ट का पता नहीं, क्योंकि वो स्पोर्ट ही ऐसा है कि 100 मीटर अंडर 10 सेकेंड्स करना, कि बाय द टाइम आई फिनिश दिस सेंटेंस द स्प्रिंटर्स वुड हैव स्टार्टेड एंड फिनिश देयर रेस। दैट पावरफुल दैट स्प्रिंट इज। आपको ये शायद जान के हैरानी होगी कि उसेन बोल्ट हैज रन ऑल हिज लाइफ, सब कुछ मिला के, मे बी 2 मिनट्स इन हिज एंटायर करियर। 9 9 सेकेंड, 10 10 सेकेंड के अगर आप पूरा ऐड कर लो, वो पूरा करियर 2 मिनट का है। बट इट स्पैन 20 years। इट्स अ 20 year करियर विथ 2 मिनट्स ऑफ रनिंग। एंड जो उसकी जो ट्रेनिंग है वो 20 22 साल की ट्रेनिंग है, और रनिंग केवल 2 मिनट की है। एंड जो ट्रेनिंग स्प्रिंटिंग में लगती है वो मैराथन में उतनी लगती नहीं है, क्योंकि आपने बोला पूरा मसल कैटेगरी बदल जाता है। सो जो स्प्रिंट है वो होता ही केवल 12 15 सेकेंड का होता है, मगर ट्रेनिंग 20 20 साल की होती है। एंड दैट इज वाई मेरे को लगता है जो जो दुनिया के सबसे एलीट एथलीट्स हैं, आज भी आप देखो सबसे एलीट जो स्पोर्ट है ओलंपिक्स में, फाइनली लास्ट डे पे लास्ट शो 100 मीटर की स्प्रिंट ही होती है, एग्जैक्टली। बिकॉज उसमें सबसे ज्यादा एलीट एथलीट्स भाग लेते हैं। दिस इज नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द मोस्ट टफ ग्रूइलिंग मैराथन, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट वो ओरिएंटेशन हमारा है कि मैराथन 40 किलोमीटर का होता है, तो धंधा भी 20 25 साल का, ऐसा नहीं है। वो मैं दैट्स आई एम जस्ट शेयरिंग विद एवरीवन दैट स्प्रिंटिंग इज वेरी इंटेंस एंड इट्स अ 20 year ट्रेनिंग प्रोग्राम। सेम थिंग अगर आप देखो स्विमिंग में, माइकल फेल्प्स जिन्होंने सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स लिए हैं, 8, ऑलमोस्ट 10 ओलंपिक गोल्ड्स हैं उनके, उनकी जो रेस है 100 मीटर की रेस होगी या जो भी उनकी स्विमिंग की रेस है, मगर ट्रेनिंग 20 20 22 22 23 23 साल की ट्रेनिंग है। एंड देन स्प्रिंटिंग का ऑफ कोर्स एडवांटेजेस ये हैं दैट इट फोर्सेस मी टू गो टू द जिम, बिकॉज अगर मसल्स वीक होंगे तो भागने का मतलब कोई स्ट्रेंथ ही नहीं मिलेगी भागने के लिए। सो एंड विद आफ्टर एज ऑफ 40 यू लूज ऑलमोस्ट 6% ऑफ योर मसल्स एवरी ईयर। सो वो डिक्लाइनिंग स्टेज चालू हो जाती है। तो दैट वाज द अदर रीजन दैट पुश्ड मी इनटू स्प्रिंटिंग एंड एटलीस्ट स्पीड रनिंग इफ नॉट स्प्रिंटिंग। एंड थर्ड वाज, ये ऐसा एक स्पोर्ट है जहां पे कोई है ही नहीं कंपेरेटिव। मतलब इन इंडिया आई डोंट सी पीपल competing in at 60 saying that I am a sprinter, but at 60 I've seen many marathoners. यस। So आपने मेरे लिए एक वर्ड यूज किया था, आई एम अ recreational athlete, I want to become a professional athlete also. ओके। और वो ओपन स्पेस मेरे को स्प्रिंटिंग में लग रहा है, बिकॉज वहां पे बहुत कम लोग जाते हैं। सो अगर मैंने ट्रेनिंग करता रहा अगले 7 8 साल, तो मे बी एट 60 होपफुली आई कैन प्ले कंपेरेटिवली। एंड एक मेरा ड्रीम है मे बी एट सम स्टेज प्ले इंटरनेशनली, पर वो बहुत दूर है अभी। एक एक सेकंड कम करना, मतलब हालत खराब हो जाती है। ये बैकग्राउंड था। राइट। And I think so yeah, it's just it helps me go to the gym. It's a different sport, very few people go for it. It's a bit of it's a slightly more demanding sport. And I don't know, I just feel as if uh, very few people venture into it because
थोड़ा सा डर भी लगता है। थोड़े इंजरी के चांसेस होते हैं, बट अगर इफ नॉट ट्रेन्ड करेक्टली, तो अगर आपका करेक्ट अच्छा कोच है तो आई बिलीव, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आप कर रहे हैं साथ में, हाँ जी। तो इनफैक्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे मुझे क्वेश्चन पूछना है, जैसे मैं अपने लिए हाँ जी। स्पेसिफिकली पूछना चाहूँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी दो तीन तरीके की हो सकती है। हाइपरट्रोफी फोकस्ड हो सकती है, प्योर स्ट्रेंथ स्टाइल हो सकती है, या हाँ पावर जी। स्टाइल हो सकती है, जिसमें कि फास्ट लिफ्ट करते हैं लेकिन हाँ वेट्स जी। लाइट होते हैं। मैं हाँ जी। स्पेसिफिकली हाँ जी। आपसे पूछूं सर, आप कौन से स्टाइल की ट्रेनिंग करते हैं टू मेक श्योर यू स्प्रिंट फास्टर? um so number one is I focus now on weight training, and within weight training what I'm focusing is on every day to the next day, or every week, if I can improve my weights by about 2 to 3%. So finally मेरा वेट ट्रेनिंग तभी सक्सेसफुल होगा इफ आई एम एबल टू इंक्रीज द वेट विद द सेम रेप्स। रेप्स की क्वालिटी ऑफ द रेप में चेंज नहीं आना चाहिए, पर वेट 2% 3% हर हफ्ते, हर 15 दिन में इंप्रूव होना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई एम फोकस्ड ऑन, कि फाइनली वेट्स शुड कीप इंक्रीजिंग विदाउट क्वालिटी गेटिंग डाउन। उसका एक ही रीजन है, दैट मीन्स द मसल्स, जो भी मसल मैं एंगेज करना चाह रहा हूँ उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है। और मेरा ट्रेनर ऐसा है कि अगर वो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा तो ही कीप द वेट देयर। ऐसा जरूरी नहीं है कि वेट्स बढ़ाने हैं। सेम थिंग लाइक इन्वेस्टमेंट, जरूरी नहीं है कि 1 लाख की एसआईपी करनी है। 50,000 की एसआईपी या 25,000 या 10,000 की एसआईपी भी उतनी इफेक्टिव है। सेम थिंग, अगर मेरा उस दिन, अगर मेरे को लग नहीं रहा है कि कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो वो कराता ही जाएगा, सेम थिंग पे कराता ही जाएगा। एंड ऑन दिस इशू, ये मेरे लिए एकदम ब्रांड न्यू है। सो वेट ट्रेनिंग मैंने कभी जिम में करी नहीं है, ये केवल काम छोड़ने के बाद, ये, और वो भी स्पेसिफिकली पिछले 3 साल में ही मैंने वेट ट्रेनिंग का फोकस किया है। सो फॉर मी दैट इज अ ब्रांड न्यू एरिया ऑफ माई लाइफ, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट एरिया। इससे बहुत ओवरऑल मेरे को फिटनेस में इंप्रूवमेंट लगी है, मेंटल फिटनेस में, जस्ट जनरली मूड में। So more than running, I started liking the whole space of weight training, strength training. एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, एंड दिस इज फॉर एवरीवन। आई थिंक along with this one should play a sport also. कोई भी स्पोर्ट खेलना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अब इंडिया में क्या हो रहा है कि बैडमिंटन इज बिकमिंग वेरी बिग, because we are getting some fantastic players, etc. So whether you play badminton or you play cricket, कोई भी स्पोर्ट खेलना जरूरी है, बिकॉज ऑफ द लिंकेज टू द वर्ड कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे कॉर्पोरेट की वर्ल्ड में ना, हम कॉर्पोरेट की दुनिया में इट इज कट थ्रोट। आई इट्स आइदर यू मेक इट, इन दिस पॉलिटिक्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, सो देयर इज ऑलवेज कांस्टेंट फोकस ऑन fear of failure. Basically, in a corporate, you're not allowed to fail. But in sports, you must fail. You are allowed to fail, and that's when you fail, fall, and get up is called sportsman spirit. तभी बोलते हैं ना कि खेलना जरूरी है। आप खेल के आओ, आप अपना 100% देकर रहो, अगर हार भी गए तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर ट्राई करेंगे। बट कॉर्पोरेट में ऐसा कोई नहीं बोलता है। यस। अगर आपने उस दिन परफॉर्म नहीं किया, सेल्स नहीं आई, उस साल में परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो यू आर ऑलमोस्ट फायर्ड। बट इन हम्म। स्पोर्ट्स वी हैव दिस ब्यूटिफुल टर्म कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। यू आर अलाउड टू फेल। यस। So failure करते करते you become reasonably successful. Actually, you become much more successful. So sports allow you to, competitive sport allows you to fail. राइट। तो सर, जैसे हम लोगों ने फिजिकल फिटनेस पे बात कर ली, अब बैक टू फाइनेंस पे आते हैं। अगेन मेरा जैसे जैसे आपने जो अपने लिए लाइफस्टाइल चूज की, वो बाकी से थोड़ी सी हटके थी। जहां लोग दूसरा फिटनेस पे उतना फोकस नहीं कर रहे थे, आपने किया। अब लेट्स से मैं फाइनेंस पे इसी तरह से पूछना चाहूँ, कन्वेंशनल विजडम है, एक बार जॉब लग जाए, उसका एक मकान लेना है, कार लेनी है, और उसके लिए लोन लेना है। और जैसे लोग आजकल फिजिकली थोड़ा अनफिट हो रहे हैं, फाइनेंशियल अनफिट को मैं कह सकता हूँ कि डेट ट्रैप में लेट्स से कि लोग जा रहे हैं, कि वो 10 साल 15 साल का लोन है। और आजकल का जो सिनेरियो है, वेदर इट इज बिकॉज ऑफ एआई या जो भी प्रॉब्लम है, श्योरिटी कम है। आई एम नॉट श्योर कि अगर मेरी जॉब आज है, लेट्स से कि कोई माइक्रोसॉफ्ट या इन्फोसिस में काम करता है,
आर यू 100% श्योर कि 10 साल बाद ही जॉब रहेगी और वो उतनी ही सैलरी मिल रही होगी? लेकिन अगर आपने लोन लिया है तो वो ईएमआई तो चल ही रही होगी। तो लेट्स से कि थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले करते हैं और जो कन्वेंशनल जो हमारी अप्रोच रही है इंडियंस की, उससे थोड़ा सा हटके करते हैं। जैसे जो भी यूएस में होता है, आई थिंक 1-2 साल के बाद इंडिया में आ जाता है। वहां इंटरमिटेंट फास्टिंग आई तो हमने उसको सीख लिया, वहां वीगनिज्म आया तो उसको हमने, वहां पे डोपामिन डिटॉक्स आया तो 1-2 साल बाद आ जाता है। अब वहां पे आ रहा है कि घर मत खरीदो, रेंट पे रहो, कार भी मत खरीदो, वो भी रेंट पे लो। यहाँ पे अभी वो ऐसा नहीं है लाइफस्टाइल। नाउ अगर डेट ट्रैप में कोई फंसना चाहे, जैसे मेरा जैसा पर्सन है, मैं कहूंगा कि ज्यादा घर नहीं होना चाहिए, कार भी लो तो रेंट पे ले लो, लीज पे ले लो। वो कितना अप्रोप्रिएट है इंडिया के टर्म्स में? ताकि फिजिकली फिटनेस तो बात कर ली, अब फाइनेंशियली फिट कैसे रहें? इन्वेस्टमेंट में तो बात करेंगे, बट हाउ डू यू अवॉइड द डेट ट्रैप? अगेन इसका ना मैं दोनों आंसर, आपके दो क्वेश्चंस में पैरेलल भी और मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस से आंसर भी है, सो मैं दोनों आंसर दूंगा, डेट ट्रैप का भी एंड बाय वर्सेस रेंट वाला भी, क्योंकि यू आस्क मी टू सेपरेट क्वेश्चन, सो लेट्स गो टू द डेट ट्रैप एंड द लोन्स एटसेट्रा। सो अबाउट, अब मेरे को एग्जैक्ट टाइम याद नहीं, मे बी 15 years ago आई built a small corpus। उस वक्त तो मतलब obviously it was much smaller compared to what it is today, so that small corpus I got, and then suddenly I got a call from my parents that in Delhi where I'm staying right now, this place right now as a home was, I think 10-14 years ago, was ready for, like they found that this place is available to buy। I was least interested, मेरा कोई interest नहीं था, because I always believed in renting, so we'll come to the renting bit separately। बट माई पेरेंट्स कॉल्ड मी सेइंग बहुत अच्छा घर है, आगे सब ग्रीनरी है, ये है वो है, एंड तुम ले सकते हो। सो अगेन जस्ट टू रिएटरेट, एक छोटा सा कॉर्पस बन गया था एंड मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था खरीदने का, बट दे सजेस्टेड कि अच्छा है देख लो। खैर एनीवे, द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज, ना मैंने देखा ना मतलब पता नहीं दिमाग उतना लगाया नहीं थैंकफुली, और पेरेंट्स की सुन ली। And I said, chalo, theek hai, fine. For the future, I don't mind, because it was not such a big number also. What happened is, then I asked my financial advisor, okay, now I have this corpus. Let's take the corpus just as let's say it was a, just for example, let's say it became 1 crore. My corpus, let's say, became 1 crore. Then the house was also available for 1 crore. So I went to my financial advisor. मैंने कहा, बॉस, अब ये घर तो मिल रहा है, क्या करना है? Shall I take a loan? एंड हिज थिंग वॉज कि हमने ये जो कॉर्पस बनाया ना, इसको रिडीम कर देते हैं। सो नाउ हियर इज एन एग्जांपल ऑफ IFA, एट दैट टाइम इट वाज कॉल्ड IFA, or an MFD today, who is building my corpus, who earns his brokerage based on my money also, and his advice to me is, करण ये 1 करोड़ है अपने पास, एंड 1 करोड़ का घर है, या 1 करोड़ 10 का घर था, वॉट एवर, सो इसको रिडीम कर देते हैं, इसका फुल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉर्पस के लिए तो तेरे पास बहुत टाइम है, यू विल कीप बिल्डिंग इट। सो ही एडवाइज्ड मी कि इसके 70-80 लाख रिडीम कर लेते हैं, बट टेक ओनली 20-30 लाख का लोन, बिकॉज द EMI विल बी सो स्मॉल दैट इवन इफ यू लॉस्ट योर जॉब इट वोंट हर्ट यू, एंड 30 lakhs is good enough so that it's not a full redemption of your portfolio also. So number one, I said fine, ठीक है। I felt very bad to redeem because redemption करना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर भी मैंने कर दिया, फिर घर ले लिया, एंड फॉर 15 साल उस घर में सिर्फ एक रेंट आता था, एंड नो वन स्टेज, टिल वी फाइनली वन फाइन डे स्टार्टेड लिविंग हियर। बट दैट्स नॉट द स्टोरी। द स्टोरी इज, एज आई अबाउट इन 2015 और 2014, अब मेरे को एग्जैक्ट टाइम याद नहीं, और about 7-10 years ago, then he told me कि you remember we have a 30 lakh loan, pay it off immediately, because तब तक कॉर्पस बन गया था, and I was still paying the EMI, not realizing वो अमाउंट ही इतना छोटा था for me, I didn't realize that वो लोन भी चल रहा है। Immediately we got the loans paid off, the papers came in my name, वो बैंक से जो लोन था वो सब कन्वर्ट होके मेरे नाम पे हो गया, and today I live in this home, and it's now the whole family lives ऊपर नीचे in the same, my sister stays on top and my mother parents stay,
The reason why I'm sharing this with all of you is a decision that was taken 18, 15, 20 years ago without any, without any background has helped me today. And the reason for that is also because I decided to listen to my parents to take the home, and decided to listen to my advisor to not take the loan and take and redeem the money. As soon as the corpus built again, he made me pay the loan off. And today I'm debt free. And the reason why I'm sharing this with all of you is because I certainly believe in a place like Bombay, buying a house is not a good decision at all. Now I'll come to the second part. I think renting in a place like Bombay makes more sense because rental yield is only 2%. In Delhi, also, the rental yield is only 3%. So why would you take your 7 crores, 8 crores, 10 crores and block it in property and not invest it in the markets? It's better to pay rent. वही प्रॉपर्टी पे आप मान लीजिए मलाबार हिल में अगर मेरे को वो घर खरीदना पड़े तो वो तो 40 करोड़ का पड़ेगा, पर रेंटल केवल था 3 लाख या 2.5 लाख. You get the math behind it, right? So the rental yield is totally in favor of paying the rent. It just doesn't make sense to buy in Bombay. Only because I was getting this house for the future at a good price and there was a bit of corpus, so I was not heavy on loans. We did it. नहीं तो मेरा बस चले तो मैं रेंट ही करता रहूं. इसमें मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, मतलब बिकॉज यू आर टॉकिंग टू मी, यू आर टॉकिंग टू राहुल, और हम दो जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Yes, yes. सॉरी मनोज जी, एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा. दिस इज largely applicable to my decision when I was living in Bombay. If this conversation was a purchase in, let's say, Delhi or any other city, I would think hard about buying. Then I would think hard about buying. It's Bombay which is truly, truly out. It doesn't make sense. Sorry, I just want to clarify that. उसी में मुझे क्या लग रहा हूँ कि इंडियंस की जो साइकोलॉजी के हिसाब से ये होता है कि भाई एक घर अपना होना चाहिए. हाँ जी. मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि रियल एस्टेट को मैं इन्वेस्टमेंट नहीं मान रहा हूँ. हाँ जी. हाँ जी. लेकिन क्योंकि पेरेंट्स की, और अब तो हम लोग भी बड़े हो गए तो हम भी उसी ब्लॉक के पार्ट हो गए कि साइकोलॉजी वाइज सोशल जो सेटअप है, तो लगता है कि एक घर होना चाहिए और ज्यादा नहीं होने चाहिए. यानी कि जो इन्वेस्टमेंट्स हो बिल्कुल, बिल्कुल. वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हो. एक घर होना चाहिए. अब वो घर इंडिपेंडेंट हाउस हो, फ्लैट हो. विद माई पीस ऑफ एडवाइस आज की डेट में, जैसे अभी आपने बॉम्बे वर्सेस दिल्ली बोला, मुझे लगता है कि अगर पॉसिबल हो तो अगर आप और किसी छोटी जगह, आपकी नेटिव प्लेस है दिल्ली से भी छोटी, तो बेहतर है कि वहां बना लें, ताकि रिटायरमेंट नेचुरली फर्क हो जाएगा, अमाउंट का फर्क हो जाएगा. जो चीज आज हाँ जी. 5 करोड़ रुपए में दिल्ली में आएगी या नोएडा में आएगी, वो हो सकता है कि छोटे शहर में जाए वो 1 करोड़ में आ जाए, 1.5 करोड़ में आ जाए. हाँ जी. बाकी हाँ जी. पैसा हाँ बचा जी. के चले. एक घर बोले ताकि एक सोशल सेटअप में भी भाई आपका घर है, आपको दिमागी तौर पर भी है. लेकिन जितना बड़ा शहर है उतना ही आप अपना कुछ खरीदने से, रियल एस्टेट खरीदने से बचें. जैसे आपने बॉम्बे का एग्जांपल दिया, हाँ जी. हाँ जी. मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ भाई आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तब तो फिर आप रिटायरमेंट में भी दिल्ली छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना, आप यहीं रहना चाहेंगे. लेकिन आप मान लीजिए बरेली के रहने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल, या आप कानपुर के रहने वाले हैं, तो भाई वही घर बना लीजिए. आपके पुराने मित्र तो वहीं मिलेंगे रिटायरमेंट के बाद में, हाँ बाकी जी. यहाँ हाँ तो जी. जो है. हाँ जी. तो एक जो है वो करण साहब के साथ अच्छा रहा कि भाई इन्होंने घर यहाँ बना लिया था. तो जो ट्रैप होता है, गाड़ी के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि हम लोगों को पता है आपको गाड़ियों का और घड़ियों का बड़ा शौक है, तो घड़ी तो नहीं बहुत डिस्कस ज्यादा. करेंगे, गाड़ी पर. बहुत ज्यादा शौक है. ये मेरे को सीखना पड़ेगा हाउ टू कंट्रोल एक्सपेंसेस, बिकॉज समटाइम एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं. बट ठीक है, फाइन. मेरे पैसे हैं. आई एम गोना यूज दैट. नहीं तो जनरली मैंने देखा है पीपल, दे लिव पुअर एंड डाई रिच. बस जिंदगी का इसमें ये फायदा नहीं बताइए, है. इसमें ये बताइए कि जैसे हम लोगों ने जहाँ से डिस्कशन शुरुआत की थी कि भाई एज बहुत बढ़ गई है, लॉन्जेविटी बढ़ गई है, रिटायर तो आप 60 पे हो जाएंगे, तो अगले 30 साल 35 साल पता नहीं कितने साल आपको रहना पड़े. और मैंने बीच में एग्जांपल अपने फादर का दिया और अपने अंकल का दिया. अगर इन दोनों चीजों को जोड़ें, इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, ये लोग उन जॉब में थे जो पेंशनेबल थी.
पेंशनेबल जॉब हम्म। का मतलब है कि 60 पे रिटायर हुए और उसके बाद पेंशन तो गवर्नमेंट पूरे टाइम तक देती करेक्ट। रहेगी। हाँ जी। वो उतना कंसर्न नहीं थे रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके। वो फिटनेस को लेके भी उतना कंसर्न इसलिए नहीं थे कि काम ही हाँ। 4-5 घंटे के ऊपर काम ही नहीं होता था। लाइक माई फादर हाँ। वॉज इंग्लिश लेक्चरर, तो कॉलेज जाते ओके। थे, लेक्चर देते थे, आ जाते थे। अभी तो 9 to 9 की जॉब हो गई, पेंशन है राइट। नहीं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेविंग्स पे, इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया जाए। तो चूंकि आपकी पेंशनेबल जॉब नहीं थी और आपने 48 की एज में एज। रिटायरमेंट हाँ लिया, जी। हाँ जी। हाँ जी। कितना पैसा होना चाहिए जिसमें कि रिटायरमेंट ले सकते हैं? हाँ, जैसे ये सवाल मेरे को बहुत आता है कि हम, इनफैक्ट ये सवाल मैं हमेशा अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत, मतलब कोई इसका ढंग से आंसर करता, एक तो कोई ढंग से पूछता नहीं है ये क्वेश्चन, बिकॉज इट्स अ स्कैरी क्वेश्चन, एंड सेकंड कोई ढंग से आंसर भी नहीं करता है। बिकॉज आई टेल यू इसका आंसर पता है क्या मनोज जी, आप तो जानते ही हो इस इंडस्ट्री में कितने दिग्गज लोग हैं जहां पे मनी इज नॉट द इशू। They're very big. They're really, their corpuses are large, but they still cannot leave because this is not a money problem, and that's why I started the talk by saying this is also an emotional problem. इमोशनल इशू, यस। Because what happens is कि आपकी आइडेंटिटी आपके डेजिग्नेशन से जुड़ जाती है। हम्म। So it's very difficult. It's not a financial decision for so many people. My friends are 10 times richer than me, but they just cannot leave because their identity is linked. कोई अगर मैं किसी को, अगर आप किसी को पूछें भाई हु आर यू, तुम हो कौन, immediately the answer will be their designation, not who they are. यस। So what I'm trying to say is that we tend to focus too much on the question of how much is enough and very little on how, what will you do with your time when you have time at your disposal. So, but I will answer both. How much is enough? Generally, 6%, you can redeem roughly 6% of your investment corpus every year. Generally, जो भी कॉपस है, मान लो अगर किसी का 10 करोड़ का कॉपस है या 20 करोड़ या 30 करोड़ या 5 करोड़ या 1 करोड़, वॉट एवर दैट नंबर है, उसका 6% आप निकाल सकते हो इफ इन्वेस्टेड वेल। इफ इट इज इन्वेस्टेड वेल, वो SWP आप 6% की कर सकते हो, दैट्स वन वे। The other way to look at it is about 20 to 25 times of your annual expense should be your corpus. एक ही बात And क्यों, तीसरा, अगर 20 टाइम्स मतलब वही 5% वाला फॉर्मूला आ गया। किसी डिपेंड नहीं, किसी को ऐसा लगेगा जैसे 6% मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, मेरा कॉर्पस इतना है, तो उनको पता चल जाएगा दी अदर वे राउंड के 6% आप विड्रॉ कर सकते हो। तो अगर हम्म। किसी के पास 10 करोड़ का कॉर्पस है, देन यू कैन विड्रॉ 6% पर एनम। ओके। पर ओके। अगर किसी के एक्सपेंसेस है, लेट्स से 12 lakhs ऑफ, लेट्स से 20 lakhs अ ईयर, देन उसका कॉर्पस 20 to 25 टाइम, 25 टाइम्स ले लीजिए, उतना कॉर्पस होना चाहिए। बट तो देर आर ये टू कह रहे वेज हैं, टू। तो सिंपल रखें कि जो भी आपके एनुअल एक्सपेंसेस हैं आज, सपोजिंग आपके एनुअल हाँ। एक्सपेंसेस साल के 20 लाख रुपए हैं, हाँ, तो उसका 25 गुना होना चाहिए। उसका 25 गुना होना चाहिए। तो जब हाँ, आप उसका 25 गुना 25। करें तो उसको उल्टा वर्कआउट कर लें तो 4% हो गया। 4% SWP के जरिए निकाल सकते हैं, यही मतलब हो। ये भी कर सकते हैं, वैसा भी जो भी कॉर्पस बना उसका आप 5 या 6% निकाल भी सकते हो इफ जिस इन्वेस्टेड वेल। जिस क्वेश्चन का आप आंसर ना देना चाहें आप हटा दीजिएगा। आपके पास कितने पैसे थे जब आपने रिटायरमेंट लिया? हाँ, तो मनोज जी, जब मैंने स्टार्ट किया था थिंकिंग 40 की उम्र में कि मैं 10 साल के बाद, तो मेरा स्टार्टिंग नंबर जो मैंने सोचा था कि अगर इतना हो जाए, वो नंबर था 10 करोड़। मैंने सोचा था अगर मेरे पास 10 करोड़ आ जाए तो मैं उसी दिन भाग जाऊंगा, क्योंकि मेरे को लगा 10 करोड़ मेरे लिए और मेरी, बट 10 करोड़ वॉज ओनली फॉर द टू ऑफ अस। उसमें माई डॉटर स्टडीज इन द US, उसका कॉर्पस अलग, घर का अलग, सब कुछ अलग, जस्ट फॉर द टू ऑफ अस। आई थॉट कि 10 करोड़ होंगे तो मैं भाग जाऊंगा। द डे आई लेफ्ट, उस टाइम 18 हो गए, 18 ऑलमोस्ट 20 करोड़ हो गए थे। हो गए। 20 करोड़ फॉर द टू ऑफ अस, बट उसमें एजुकेशन फॉर माई डॉटर वॉज अ सेपरेट कॉर्पस, माई होम वॉज ऑल पेड, आई हैड नो लोन, सो उसके डबल ही हो गए। तो मैंने कहा यार अभी डबल हो गए हैं, कोई लोन नहीं है, बेटी का कॉर्पस अलग है, वो भी इन्वेस्टेड है, घर पे कोई, तो मैंने सोचा मैं फिर ये और क्यों करूं, जहां से सोचा था वहां से डबल हो गया, भाग जाओ।
ऐश करो जिंदगी में। हैविंग सेड दैट, वो भी एक टफ कॉल था, बिकॉज आप प्लीज देखिए 6 साल ये जो मैं छोड़ के आया हूँ, माई अर्निंग वुड हैव बीन रफली रफली मोटा मोटी 3 to 4 crores एटलीस्ट फॉर द लास्ट 5 years per year. So I've actually given up, let's say, 4 crores per annum for the last 5 years. That means I've given up 15, 18 crores, 20 crores of pre-tax revenue to be in a situation like this today where I don't have the 20 crores, but I have time on my side. अभी इस पर आएंगे, बट उसके पहले उसी क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं कि ये जो आपके 18 में, उनको 20 मान लेता हूँ, सिंपल रहेगी फिगर, 20 करोड़ रुपए जो आपके थे, उसका हाँ जी। मिक्स कैसे था? कितना इक्विटी में, कितना डेट हाँ में जी। या केज में, या कितना लिक्विड में? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल है। उसमें मनोज जी, मेरे को ना एक्विटी से कोई डर नहीं लगता है, बिकॉज जिंदगी भर मैंने एक्विटी देखा है, एंड पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी विद वॉलिटिलिटी। मेरे को अब वो 70% भी देख लिया 2008 वाला, उसके बाद तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर 99 2000 में तो पैसे ही नहीं थे, तो मैंने वो टेक बूम एंड बस तो देखा, मगर पैसे ही नहीं थे, तो अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बट आई सॉ व्हाट द पेन वाज। तो याद है आपको मनोज जी, 2001 से 2004 4 साल सिर्फ फिक्स इनकम चला, इक्विटी 1 रुपया नहीं बिकता था, राइट? सिर्फ फिक्स इनकम बिकता था। सो वो फेज देखा, फिर 70% डाउन साइड भी देखा, फिर ये कोविड वोविड जब बीच बीच में। सो एज अ पर्सनली एज एन इन्वेस्टर मेरे को एक्विटी से कोई डर नहीं लगता है, कुछ भी हो जाए। बट देन अगेन माय फाइनेंशियल एडवाइजर सेड दैट व्हाइल यू वर अर्निंग इट वाज फाइन, नाउ दैट यू आर नॉट अर्निंग वी कैन नॉट हैव अ 100% equity portfolio. आई डेंट एग्री विथ हिम, बिकॉज मेरे को लगा कि मैं फिक्स इनकम में जाऊंगा, मेरे को वो नुकसान होगा। थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम होगी। But राइट। as usual, I stuck to what his advice was. So at the time of leaving everything from 100 equity, zero fixed income, we came to 75-25. तो compromise हुआ, 25% फिक्स इनकम में हो गया एंड 75%। और अगर वो फिक्स इनकम वो भी एडवाइजर की वजह से ऑलमोस्ट 70-30 से स्टार्ट किया, 75-25। आज की डेट में 2 बार ही ऐसा हो चुका है व्हेन आई हैव थैंक्ड हिम, बिकॉज एक तो कोविड के वक्त हम कम गिरे, और आज भी अगर आप देखें while the markets are down 20%, my portfolio is down whatever that 17% डाउन होगा, but cushion is the fixed income. तो 20 करोड़ रुपए का 6 साल में अब कितना हो गया? आप चाहे तो क्वेश्चन अवॉइड कर सकते हैं। नहीं, सो उसमें क्या है मनोज जी, द गेन्स, सो हियर इज समथिंग दैट आई हैव टू लर्न टू डू। जो जो भी गेन्स आते रहते हैं ना, मैं उनको 6% पे नहीं विड्रॉ करता हूँ, मैं गेन्स को थोड़ा ज्यादा ही विड्रॉ कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव गॉन एंड परचेज मेनी थिंग्स. So ओके। I've upgraded my car. I've gone and done, at least we've done 4 foreign trips a year minimum. मतलब हर 2-3 महीने हम लोग बाहर चले जाते हैं. My watch collection has gone up. My expenses have actually not come down. They've actually gone up. And the word is not expenses. I'm just living my life because the equity markets allowed me to do so. राइट। So I come from a slightly different background where I'm happy to spend my money, because finally वो पैसे को अगर खर्च नहीं करूंगा तो I will end up not using something that is at my disposal. So the gains I've actually used, and in a way वो gains को use कर करके क्या हुआ है कि equity has funded all of this. So आज मिक्स कितना है इक्विटी और डेट के बीच में? वही है, वो एक्चुअली इट बिकेम 85-15 बिकॉज ऑफ द एप्रिसिएशन, बट विल बी बैक टू 75-25 राइट नाउ. ओके। So I'm just wanting to answer it in a way. Gains का big component I started taking off, and then, so for example, I play golf, and golf can be an expensive sport. So उसमें मैंने 2 या 3 सेट खरीदे हुए हैं different times. Then I go abroad to buy a set. I just purchased a watch just today only, which is something बहुत मुश्किल से मिलती है. Now ये लाइफस्टाइल मेरे को सूट कर रहा है simply because it's very personal. I can live with it. वॉच देख सकते हैं क्या हम लोग? नहीं होगा वो तो फिर आने वाली नहीं, है. नहीं, नहीं तो तीसरे सेशन के फिर लिंक भेजेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है नहीं, वो तो। आने वाली है, बट फॉर नाउ आई कैन शो यू. दिस इज यॉट मास्टर. दिस इज अ रोलेक्स यॉट मास्टर. इसी की तरह एक और आने वाली है कल या परसों. नाउ सी, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. In India,
it's considered like everyone wants to say that I'm a middle class person. मेरे middle class values हैं, right? It's हम लोग उसमें बहुत वो we take a lot of pride in saying we are middle class, हमारी middle class values हैं. I'm a little away from that. मेरे को उससे मुझे लगता है मेरे पैसे हैं, मैं उसको ग्रो करके रिस्क लेके ग्रो रहे हैं पैसे, तो आई मस्ट यूटिलाइज द मनी. एटलीस्ट नाउ दैट हैज बीन अप टिल नाउ वो सक्सेसफुल रहा है. जिस दिन मेरे को, और अब मेरे एडवाइजर ने बोला है कि इस साल तुम कोई ब्रीच नहीं कर सकते हो, जितना पैसा है उतना ही मिलेगा, दैट्स इट. सो आई हैव टू लिसन टू हिम. सो सारे मेरे एक्सपेंसेस इस साल कम होने वाले हैं. का मतलब ये निकल गया है कि अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग, देखिए हर एक के अपने अलग अलग इक्वेशंस होते हैं, आपके अलग हैं, हमारे अलग हैं, तीसरे के अलग होंगे, बट अगर सीरियसली मेटिकुलसली रिटायरमेंट प्लानिंग कर ली जाए, सेविंग्स को इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट किया जाए और सही इन्वेस्टिंग की जाए, तो आप 48 की एज में रिटायरमेंट लें या 55 में लें या 60 में लें, वो तो हर एक के अलग अलग कैलकुलेशन है. पोस्ट रिटायरमेंट है आप एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप इन एस्पेक्ट्स पे अच्छे से काम करके चले. हाँ हाँ हाँ, मोटा मोटी. और बाय द वे एक चीज और मनोज जी, अब ऐसा नहीं है कि ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है ऑफ हैविंग लीडिंग दिस लाइफ. अब 6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास भी आ गया है, फ्रॉम 48 टू 54. अभी 6 साल, 2018 आई थिंक आई लेफ्ट, नाउ इट्स 2025. So I can safely, or at least I can confidently say कि if the money is invested well, you have a good advisor, थोड़ा आपका equity fixed income mix ठीक है, और आपके expenses मेरी तरह ना हो, तो फिर you are on track to have a good, you can enjoy your life. बट करण साहब क्या है ना कि वो फिजिकल फिटनेस हो या फिजिकल फिटनेस हो, आप दोनों चीज अपने पे ही किया हुआ है. हाँ कुछ जी. भी किताब से पढ़ के आपने नहीं बताया, नहीं नहीं नहीं, ये से आपने किताब से. खुद को किया हुआ है. तो बिल्कुल आप राइट पर्सन थे हमारे इस पहले पॉडकास्ट शुरू करने के लिए. वे उससे सुने जिन्होंने खुद अपने पे किया, सक्सेसफुली किया है. और तभी देखो ना, ये कहीं 50 के लग रहे हैं, मतलब एटलीस्ट आई विल एनवी विद यू. और मुझे लगता है कि कल से तो मैं राहुल के साथ बैठ के अपना शेड्यूल चेंज करने वाला हूँ. काफी हो वो गया तो. नहीं मनोज जी, मैं आपको सच बताऊं, ये जब भगवान ने हमको पैदा किया तो हमको एक बहुत ही क्लासिक मशीन मिली थी ये. when we came into this world, so let's assume we became a BMW or a Mercedes when we landed on this earth. Our job is to remain the Merc or remain the BMW, not to become anything lower than that, because that's how we were produced. तो करण साहब इस डिस्कशन को अभी खत्म करते हैं. आई एम श्योर बहुत क्वेश्चंस आएंगे, हमको फिर से आपके पास आना पड़ेगा. कभी आज भी हमने आपको बहुत सारा टाइम लिया, बहुत सारी बातें और अलग से करेंगे भी. तो अभी इसको इसी नोट पे हम लोग खत्म करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू राहुल, थैंक यू मनोज जी, बहुत ही अच्छा लगा. एंड फॉर यू टू रीच आउट टू मी फॉर स्पीकिंग. मनोज जी, आई रिस्पेक्ट यू एंड योर बिजनेस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. मैंने देखा आपने कितने मेटिकुलसली इसको बिल्ड किया है, एंड आई जस्ट वांट टू कंग्रेचुलेट यू ऑन अ वंडरफुल फ्रेंचाइज दैट यू बिल्ट. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.